नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। इजराइल और फलस्तीन के बीच में हालांकि सिचुएशन इस समय ठीक ठाक भी नहीं है और फिट फाट भी नहीं है। हजारों की तादाद में फलस्तीन की तरफ से और वापस की कार्रवाई में इजराइल की तरफ से बमबारियां चल रही, जिसमें कई लोगों की जान गई हैं। पिछली न्यूज़ के हिसाब से करीब 100 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई है। सवाल यह है कि यह पूरा इशू है क्या। दरअसल ये कहानी शुरू होती है रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत से, यानी अप्रैल से, जबकि वहाँ पे जो वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट मस्जिद जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, जो कि अगर दुनिया में देखी जाए तो मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है मुस्लिम रिलीजन के लिहाज से। और उस पे जब प्रेयर करने के लिए फलस्तीनी गए तो उनके सामने बैरिकेड लगा करके उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, यानी कि वहां जाने का जो रास्ता था जिसको कि डमास्कस गेट बोलते हैं, उस रास्ते पे बैरिकेड लगा करके बहुत हिंड्रेंस क्रिएट की जा रही थी, जिसकी वजह से वहां के लोग काफ़ी उत्तेजित हो गए। ये एक प्रोटेस्ट का कारण चल ही रहा था। वहीं दूसरी ओर एक और कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने पिछले दिनों एक जजमेंट दिया जिसमें कि कहा कि इजराइल की एक जगह है जिसका कि नाम है शेख जरा, वहां पर बसे हुए फलस्तीनियों को हटाया जाए और उनकी जगहों को खाली किया जाए। इस पर वहां के जो इतने दिनों से फलस्तीनी रह रहे थे, वहां के जो अरब्स रह रहे थे, उनके एक गुस्सा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन से उन्हें भगाया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने एक जजमेंट दिया है। इसके पीछे की क्या कहानी है हम आगे बताएंगे। अब ये लोग भी एक तरीके का प्रोटेस्ट वहाँ पे कई दिनों से कर ही रहे थे। दूसरा प्रोटेस्ट जो भी मैंने बताया कि अप्रैल के महीने में जब से रमज़ान शुरू हुआ है और जो पुलिस की वहाँ की इजरायली पुलिस की कार्रवाई रही है, उसकी वजह से फलस्तीनियों में एक तरीके का आक्रोश था। और इन दो वजहों की वजह से 7 मई को जब जुम्मे की नमाज खत्म हुई तो अल अक्सा कंपाउंड में काफ़ी पत्थरबाजी भी हुई। अब इजराइल का कहना है कि 10 मई को फलस्तीनियों ने वहाँ पर सारे पत्थर और पेट्रोल बम का इंतज़ाम कर रखा था, क्योंकि 10 मई को होता है जेरूसलम डे। जेरूसलम डे वो दिन है जब इजराइल ने 6 डे वॉर, यानी 1965-67 की बात है, तब जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था। और इसकी खुशी में इजराइल के बाशिंदे जो हैं, वहाँ के जो थोड़े कट्टरपंथी हैं, वो इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं और उसका नाम रखा जाता है जेरूसलम डे। तो इस पे इजराइल का कहना है कि जेरूसलम डे जो कि 10 मई को होने वाला था, उसके दिन के लिए अक्सा कंपाउंड में फलस्तीनियों ने बहुत सारे पत्थर और पेट्रोल बम जमा कर रखे थे, और जिसको कि उनको आशंका थे कि वो जब ये परेड निकलेगी जेरूसलम डे की तो इजरायलियों पे मारे जाएंगे। इसको देखते हुए उन्होंने इस एक बड़ी कार्रवाई की, गोलियां चलाई, और जिसमें कि बहुत सारे फलस्तीनियों को नुकसान हुआ। इस सब को देखते हुए क्लैशेस बढ़ गए और गहमागहमी इतनी बढ़ी कि आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इजराइल और फलस्तीन की चर्चा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लैशेस एक्चुअली इतना टेंशन है क्यों। तो इस सब को समझने के लिए हमको 4-5 एंगल्स में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला है इतिहास में जाना पड़ेगा। दरअसल इजराइल आता कहाँ से है? तो वो जो पूरा एरिया, जो लैंड है जिस पे पूरा ये डिस्प्यूट चल रहा है, वो 1947 से पहले एक्चुअली पूरा फलस्तीन था, यानी 100% सिर्फ फलस्तीन वहाँ रहते थे। उससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी, जबकि हिटलर जर्मनी में ज्यूज़ के ऊपर बमबारी पटाखे मार रहा था और उनको बुरी तरह से हॉलोकॉस्ट जो झेलना पड़ा ज्यूज़ को, उसके बाद से ये ज्यूज़ को ब्रिटिशर्स ने, जो बहुत खुराफाती हमेशा से रहे हैं, उन्होंने इनको विस्थापित करके बसा दिया फलस्तीन में, फलस्तीन के इस लैंड के टुकड़े पे। अब जब इन्होंने यहाँ बसा दिया तो उन्होंने कहा भाई तुमको वहाँ पे हिटलर मार देगा, इससे अच्छा तुम यहाँ बस जाओ। जूस ने कहा कि ठीक भी बात है, कम से कम जहाँ जान बचे। तो उनके एक तरीके के अस्तित्व खतरा था और इस वजह से वो वहाँ पे आके टिक गए। अब उन्होंने बहुत महंगे महंगे दामों में वहाँ ज़मीनें भी खरीदी। बेचने वाले कौन थे? फलस्तीन के अरब्स थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था भाई कोई आया है, पैसा दे के खरीद रहा है तो हम क्यों ना दें। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जो लोग आए हैं वो धीरे धीरे उनकी ही ज़मीन को खा जाएंगे। और हुआ भी यही। 1947 आया। 47 तक आते आते इजराइल यानी ज्यूज़ की तादाद इतनी बढ़ गई कि अब दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो गई, और उस टेंशन को एंड करने के लिए आया बीच में यूएन, जो हमेशा से आता है। तो समझने वाली बात यह है कि विस्थापित हुए लोग आकर के स्थापित हो गए और स्थापित हुए लोग विस्थापित हो गए। इसके बाद 1948 में होती है
युद्ध, जबकि आपको पता है कि कभी भी जब ऐसी बाउंड्रीज बनाई जाती हैं तो वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो अगर आप जोग्राफिकली देखें तो इस पूरे एरिया के आसपास कई अरब नेशंस है, जिसमें से ऊपर है लेबनान, बगल में सीरिया, उसके बगल में आपको देखने को मिलता है जॉर्डन और नीचे इजिप्ट। इन लोगों ने मिलकर के हमला कर दिया इजराइल पे, ये सोच करके कि भाई हमारे अरब लोग हैं, ये फिलिस्तीन बेचारे, इन लोगों को तो गायब कर दिया इन इजरायलियों ने। जब ये हमला किया बहुत दिन घमासान मचा, अल्टीमेटली हुआ यूं कि इजराइल जीत गए वो वॉर। अब जब जीते तो कुछ कुछ हिस्से ऑल्दो उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक बचा लिया और इनफैक्ट एक्सपैंड भी कर लिया, और इतना कर लिया कि वो कई जगह जहाँ पे फिलिस्तीन थे, जो कि फिलिस्तीन पार्टीशन प्लान के हिसाब से उनकी ज़मीन थी, उसको भी खा गया इजराइल। और मिला किसको किसको क्या क्या, तो इजराइल को मिला और ज़्यादा ज़मीन, दूसरा इजिप्ट को मिला गाज़ा पट्टी, और तीसरा जॉर्डन को मिला वेस्ट बैंक। तो इसमें फिलिस्तीन गायब हो गए। अब ये जो वेस्ट बैंक और जॉर्डन को जो जगह मिली वो एक्चुअली फिलिस्तीन के राइट्स के लिए ही लड़ रहे थे, जॉर्डन और इजिप्ट, तो उन्होंने उनको ही वो जगह दे दी, लेकिन कंट्रोल ऑफ कोर्स इन कंट्रीज का आ गया। फिलिस्तीन इसका जो कंट्री का स्टेटस था वही गायब हो गया था। अब फिलिस्तीनियन विस्थापित तौर पे वहां रह रहे थे। कहानी आगे बढ़ी तो 1967 यानी 1967 के टाइम में इजराइल को लगा कि भाई इससे पहले कि फिर से एक और वॉर हो, हम ही लोग कब्जा कर लेते हैं, और उन्होंने लड़ी 6 डे वॉर। इस 6 डे वॉर के रिजल्ट स्वरूप हुआ यूं कि जेरूसलम, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं था, उसका एक मेजर पोर्शन कंट्रोल कर लिया इजराइल ने। और इसीलिए हम लोग जो चर्चा कर रहे थे जेरूसलम डे की, वो इसी दिन मनाया जाता है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये सारे एरिया को कंट्रोल कर लिया इजराइल ने, यानी इजिप्ट के हाथ से, जॉर्डन के हाथ से सब कुछ छीन लिया, तो ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। वहीं सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का पार्ट था, वो भी हथिया लिया। अब इजिप्ट को लगा कि भैया पहले तो हम दूसरे की ज़मीन लेने गए थे, अब हमारी ही कट रही है, तो उन्होंने कहा भैया माफ़ करो, तुम जाओ। फिलिस्तीनियन से कहा भाई अपना आप देख लो, हमारे बस की तो ज़्यादा नहीं है। इसके रिजल्ट स्वरूप इजिप्ट ने कहा ठीक है, तुमको हम सिनाई पेनिनसुला देते हैं, लेकिन तुमको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर इंटरनेशनल लॉज में जाए तो एक कंट्री को तभी कंट्री माना जाता है जब सब लोग उसको माने कि हाँ वो कंट्री है, भले ही वो कंट्री है। इसीलिए इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला जो अरेबिक नेशन था वो इजिप्ट था। कुछ दिनों बाद जॉर्डन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को एज अ कंट्री। ये दूसरा अरेबिक नेशन बना। तीसरा अरेबिक नेशन अभी पिछले दिनों यूएई बना था, जिसने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को एज अ कंट्री। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि अपनी एम्बेसी दूसरी कंट्री में खोलना। पैलेस्टीनियन के हाथ में तो कुछ बचा नहीं, उनको लगा कि यार हमारी लड़ाई अब कौन लड़ेगा, तो उन्होंने खुद अपनी लड़ाई अपने हाथ में ली और जन्म होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। एक्चुअली यही एक तरीके से कंट्री का स्वरूप लेती है कुछ दिनों बाद। इस PLO को जिन्होंने लीड किया और जिन्होंने इसको बहुत आगे तक लेके गए इस पूरी लड़ाई को, उनका नाम था यासिर अराफात। उनको नोबेल प्राइज अवार्ड भी मिला था। ये PLO बनता है तो इस PLO में एक पॉलिटिकल संघ की तरह बना था और उसने अपने राइट्स के लिए, वही आप जो देखते हैं धरना मार्च करना, अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ाई लड़ना, ये शुरू किया। लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ हथियारों से ही होती हैं और कुछ दिनों बाद इसमें से कुछ ऐसे संगठन भी बने जिन्होंने मारपीट करने शुरू करी और ये करते करते आई पहली उनकी तरफ से एक छोटी सी लड़ाई, समझ लीजिए फिलिस्तीनियन की तरफ से, जिसको कहते हैं फर्स्ट इंतिफाद यानी उनकी छोटी सी लड़ाई, जिसमें कि उन्होंने, वो छोटी सी लड़ाई भी 5 साल चली थी, तो बहुत छोटी भी नहीं है। वो छोटी सी लड़ाई शुरू होती है 1987 से और चलती 1993 तक। 1993 के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक बड़े डैडी, जिसको कि US कहते हैं, बिल क्लिंटन साहब आके खुद एक ऑस्लो अकॉर्ड साइन कराते हैं और कहते हैं भैया तुम दोनों शांति से रहो और हम जो चाचा जी हैं तुम लोगों का मसला सॉल्व कराएंगे। लेकिन चाचा जी आपको पता है कभी भी मसला सॉल्व नहीं कराते, वो शुरुआत करते हैं और भाग लेते हैं। तो ये इशू ऑल्दो थोड़ा सा शांति प्रक्रिया तक पहुंचा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1996 में वहाँ पे पहले इलेक्शंस हुए, कहाँ, फिलिस्तीन में। और उस पहले इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी पार्टी जीत करके आई वो थी PLO का ही एक पॉलिटिकल संघ था, फाटा जिसका नाम है। वो पॉलिटिकल संघ का अपना प्रेसिडेंट था, उनकी अपनी पूरी सरकार थी और फिलिस्तीन की ये सरकार इन 2 जगहों पे चल रही थी। आप देखिए ये पूरी जगह जो है ये है वेस्ट बैंक, जहां पर वो विस्थापित है, और ये जो गाजा पट्टी का एरिया है जिसको कि पहले इजिप्ट ने लिया था, बाद में इजराइल ने कॉन्कर कर दिया था और उसके बाद फिर फिलिस्तीनियनों को वहां दे दिया था रहने के लिए। ये गाजा पट्टी में भी PLO की सरकार बनी, इस इजिप्ट वाले ऊपर वाले वेस्ट बैंक वाले पार्ट में भी PLO की सरकार बनी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद फिर से
वही झगड़ा, वही लड़ाई शुरू हुआ और दूसरी छोटी लड़ाई हुई जिसको कहते हैं सेकंड इंतिफाद। सेकंड इंतिफाद में फिर से वही बम पटाखा शुरू हुआ। इस बार जो बम पटाखा करने में सबसे आगे थे उनका नाम था हमास। ये हमास जो है ये एक तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखे जाते हैं यूएस के द्वारा। ऑल्दो पैलेस्टीनियन इन्हें मानते हैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही, और पॉलिटिकल से थोड़ा बमबारी भी कर लेते हैं। इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो ये ओरिजिनेट होते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से। मुस्लिम ब्रदरहुड एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो पूरे अरब नेशंस में ऑलमोस्ट हर जगह स्थापित है, और उन्हीं का ही एक जो अंग है वो फ़लस्तीन में जब अपना जन्म लेता है और आगे बढ़ता है तो हमास के रूप में वो क्रिएट होता है। लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है या जो हमास है ये फ़लस्तीनियनों के हिसाब से ये एक तरीके के एंटी करप्शन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो फ़लस्तीन का जो एजेंडा है यानी कि पूरा 100% फ़लस्तीन यानी इजराइल को पूरा ख़त्म करने का इनका जो ख्वाब है उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी एक्टिविटीज़ करते दिखते हैं। और ज़्यादातर जो आपको इस समय जो आवाज़ें सुनाई दे रही वो हमास की ही सुनाई दे रही हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो बराबर तौर पे बमबारियां कर रहे हैं गाज़ा पट्टी से। अब क्यों गाज़ा पट्टी से? क्योंकि जब ये सेकंड इंतिफाद ख़त्म हुई तो इसके बाद से फिर से एक छोटे से इलेक्शन कराए गए। ये सेकंड इंतिफाद ख़त्म होती है 2005 में और छोटे से इलेक्शन फिर से होते हैं 2006 में, यानी कि 2 इलेक्शंस हुए हैं अब तक पूरे फ़लस्तीन में, एक 1996 में, 2006 में। 2006 में जब इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट तो बनते हैं पीएलओ के फाटा के ही, लेकिन जो सरकार बनती है गाज़ा पट्टी में यानी कि जो स्टेट लेवल की सरकार बनती है वो बन जाती है हमास की। यानी कि इससे पता चलता है कि पब्लिक के अंदर हमास के प्रति एक लाइकिंग है। ये था पॉलिटिकल एंगल पूरी स्टोरी का। तो हिस्टोरिक एंगल हमने ख़त्म भी कर लिया और पॉलिटिकल एंगल में हम कूद भी गए। ये जो पॉलिटिकल एंगल है यही हमको बताता है कि अब हमास जो है अब अगले इलेक्शंस में भी अपनी और ज़्यादा मजबूती चाहते हैं पूरी पैलेस्टीनियंस के बीच में। अब आपको बताता हूँ पॉलिटिकल एंगल का सबसे बड़ा खेल। एक्चुअली 2021 में अप्रैल के महीने में ही अभी पोस्टपोन किए गए इलेक्शन फ़लस्तीन के जो कि होने वाले थे 22 मई को। यानी कि ये इलेक्शंस के लिए भी कहा जा रहा है कि हमास ने अपनी ओवर एक्टिविटी दिखाई। आपको पता है जब भी इलेक्शंस आते हैं ना कुछ ऐसी गतिविधियां हो ही जाती हैं, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन मोटिवेटेड गति भी हो सकती है, क्योंकि हमास अब चाहता है कि वो फाटा को एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दे, लेकिन बिना कहे, बिना पैलेस्टीनियन यूनिटी को डिसॉल्व करे। तो वो अपने आप को मजबूत दिखा रहा है और पब्लिक के अंदर यानी पैलेस्टीनियन के अंदर भी एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस दिख रही है हमास को लेकर के। और धीरे धीरे उम्मीद करी जा रही कि जो अगला इलेक्शन जो कि होने वाला था जुलाई में प्रेसिडेंट लेवल पे, वहाँ में उस पोजीशन पे कैप्चर हमास कर लेते। और अब जैसी सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अगर कभी भी इलेक्शन होते हैं आने वाले दिनों में तो हमास को एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस मिलेगी पैलेस्टीनियंस की तरफ से, क्योंकि वो उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और मीडिया में दिख भी रहे हैं। और वहीं जो फाता ग्रुप है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है एक तरीके से। उनका जो चहल पहल है मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, उनकी एक्टिविटी ग्राउंड पे भी वो भी नहीं दिख रही है। तो ये हो गया दूसरा यानी पॉलिटिकल एंगल। तीसरा जो है वो है ज्योग्राफिकल एंगल। ज्योग्राफिकल एंगल एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण एंगल है। आप अगर देखें इस पूरे कंट्री को तो इसके बीच में एक आता है जगह जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम एक्चुअली सबसे कंटेंशियस चीज़ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द डेज ऑफ 1948, यानी कि जब 1947 में यूएन ने डिक्लेरेशन दिया था एक पार्टीशन प्लान का, उसमें जेरूसलम को यूएन के अंडर कहा था और इंटरनेशनली भी ये माना जाता है कि जो जेरूसलम है वो यूएन के अंडर ही है। लेकिन जब 6 डे वॉर जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी 1967 में हुई, उसमें इजराइल ने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया। और उसका अगर आप देखें तो ये पूरे पिक्चर में जेरूसलम दिख रहा है। इसका एक पार्ट जो कि वेस्ट जेरूसलम है वो वैसे ही इजराइल के पास है। ईस्ट जेरूसलम जो पार्ट है उसको भी धीरे धीरे खाता जा रहा है इजराइल। और यही इजराइल का शुरू से ये कहना है कि जो पूरा जेरूसलम है वही उसकी कैपिटल है, जबकि इंटरनेशनली लोग तेल अवीव को उसकी कैपिटल मानते हैं। गूगल करेंगे तो तेल अवीव ही आएगा, लेकिन इजराइल खुद से माने बैठा है भैया हमारी कैपिटल तो इजराइल ही है। इस पर
जब इतना आप कोई चीज़ को मानने लगते हैं तो शाहरुख खान का वो डायलॉग कि पूरी कायनात मानना शुरू कर देती, तो यूएस ने भी मानना शुरू कर दिया। और यूएस ने मानना यूँ शुरू किया कि रिसेंटली 2017 में ट्रम्प भाई साहब ने कह दिया कि जेरूसलम ही कैपिटल है और हम भी इसको मानते हैं। जब ऐसा कहा तो अरबिक देशों में बहुत गर्मी बढ़ गई कि भाई ये तो तुम खेल कर रहे हो। यूएन में भी गर्मी बढ़ गई और यूएन ने इसको खारिज कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ट्रम्प भाई साहब तो आपको पता है ना कि सबसे बड़े मीडिएटर हैं, वो एक्चुअली इंटरनेशनली बहुत बड़ा रोल प्ले कर गए हैं अलग अलग जगहों पे। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अब जो जेरूसलम है, अगर इसको हम समझें तो इसमें ही एक जगह है इसमें ही ये दो जगह हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कशन शुरुआत से कर रहे हैं। पहली जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अल अक्सा कंपाउंड, यानी कि इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। अब इसमें रिलीजियस एंगल आ जाता है कि ये जो जेरूसलम है ये 3 रिलीजन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। ज्यूज़ के लिए ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि ज्यूज़ मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति यहीं से हुई है। और इसकी जो वेस्टर्न वॉल है इस कंपाउंड की, जिसको कि कहते हैं टेम्पल माउंट, इसकी वेस्टर्न वॉल पे इनकी काफ़ी आस्था है और वहीं पे ये प्रेयर करते हैं। क्रिश्चियन ये मानते हैं कि जो बेथलेहम है वहाँ से ही क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ है क्योंकि वहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तीसरे, मुस्लिम्स का मानना है कि जो अल अक्सा मॉस्क है वो उनके लिए बहुत ही पाक जगह है मुस्लिम ट्रेडिशंस के हिसाब से। तो अब ये 3 रिलीजन की फाइट भी एक तरीके से इसी एक ज्योग्राफी को लेकर के है। टेम्पल माउंट को अगर देखें तो इसको जो एडमिनिस्टर करता है, एक्सेस और इसका आना जाना ये सब देखना, वो काम करता है इजराइल। क्यों? क्योंकि उसने कब्जा लिया इस जगह को। जबकि जो अंदर का जो प्रोसेस है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसको करता है एक वक्फ यानी एक बोर्ड करता है, जिसको कि जॉर्डन याद है, जिन्होंने वेस्ट बैंक में पहले शुरू में कब्जा किया और बाद में इजराइल ने। जॉर्डेनियन गवर्नमेंट के एक तरीके से बाशिंदे उसको एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू अ बोर्ड विच इज कॉल्ड वक्फ। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में ये पूरी ज्योग्राफी रन कर रही है। अब इसमें एक और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं जिसका की बात हमने शुरू में करी, जिसको कहते हैं शेख जराह। शेख जराह जो जगह है इसको माना जाता है कि जब 150 साल पहले इजरायलीज फलस्तीन में आए थे अपने सब्सिस्टेंस के लिए, बचने के लिए, हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए, तो उन्होंने मोटी रकम दे करके इस जगह को खरीदा था। उसके बाद फिर 1948 में पार्टीशन प्लान आ गया, उनको वहाँ से हटाया गया और पैलेस्टीनियंस को वहाँ बसा दिया गया क्योंकि उनकी आबादी ऑफ कोर्स वहाँ थी। पैलेस्टीनियंस ने अपने घर बना लिए। जब घर बना लिए, अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कहती भैया वो तो 1948 के पहले तो इजरायलीज ने तुमसे पैसा दे के खरीद ली थी जगह, अब तुम क्यों उसमें अपना घर बनाए बैठे हो? ये सब तो अनऑथोराइज कॉलोनी, हटाओ इसे यहाँ से। अब आप देखिए, अगर आप ऐसे इतिहास में जाने लगेंगे तो कोई आकर के कहेगा कि भाई हमने तो ताजमहल बनाया था। ब्रिटिशर्स, यही निकम्मे लोग, यही लोग आकर के कहने लगेंगे कि इंडिया में फलानी ज़मीन का ट्रेड हमने उससे कर दिया था, अब तो उसी को बसा दो आकर के। तो ऐसा तो ठीक नहीं लगता है। लीगल एस्पेक्ट क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल को पता है, वही जाने। तो अब सवाल ये आता है कि एक्चुअल में ये किसकी जगह है? तो देखा आपने, एक्चुअल में जगह फलस्तीन की थी, बाद में इजराइल आए, वहाँ बस गए। आज का स्थिति ये है कि इजराइल उसको कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति है। तो भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अब इससे आगे क्या होगा? देखिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी यूएस में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आती है तो ऐसे खुरापात दुनिया में बढ़ते हैं। जब भी वहाँ राइटिस्ट गवर्नमेंट होती है तो चीज़ें काफ़ी सेटल होती दिखती है। जैसे कि अब तक वहाँ पे ट्रम्प की सरकार थी तो यहाँ पर यूएई ने भी एक तरीके से इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, उनको रिकग्नाइज कर दिया। चीज़ें थोड़ी सेटल होती दिख रही थी। इस एरिया से आपको ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती दिख रही थी। और तो और आपको याद है वो जो नॉर्थ कोरिया का गुड्डा है उसको भी संभाल लिया था ट्रम्प भाई साहब ने। ऑल्दो ट्रम्प भाई साहब खुद बहुत बड़े लल्लू हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो कर लेते थे। वहीं जब भी आप लेफ्टिस्ट सरकारें आती हैं, इससे पहले की, ट्रम्प से पहले की जब एडमिनिस्ट्रेशन थी, आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में कितना क्राइसिस मचा हुआ था। आईसिस का कहर पूरे मिडिल ईस्ट में हावी था, इंडिया तक पहुंच गया था। अफगानिस्तान का क्राइसिस हमेशा से वहाँ पे क्रिएटेड रहा। अब चीज़ें सॉल्व होती दिख रही थी। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों न्यूज़ आई है कि काबुल में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया जिसमें कई लोगों की जान गई। तो अब लग रहा है कि इस एरिया में एक डिसबैलेंस फिर से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। देखते हैं ये क्राइसिस आगे कहाँ तक जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।